चलो, सो नेक्स्ट चैप्टर है रिटर्न, असेसमेंट प्रोसीजर एंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलो नाउ ये टेबल आपको लर्न करना है। इस टेबल में दिया है व्हाट आर द कंडीशंस टू फाइल रिटर्न। सो कंपनी, फर्म, एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन 35 जो साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन था, उनके लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ इनकम रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, तो इन यहाँ पे जितने भी एसएससी है उनके लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, करेक्ट ना, इफ देयर जीटीआई बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 1038 80C to 80U एंड सेक्शन 54, ये तीन सेक्शन के बेनिफिट क्लेम करने के पहले, ये तीन सेक्शन के बेनिफिट क्लेम करने के पहले अगर आपका इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी के लिए सेम कंडीशन, मस्ट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इफ इनकम बिफोर एग्जाम्शन 11-12, मतलब अपन ने जो 85% का एग्जाम्शन है ना, वो एग्जाम्शन क्लेम करने के पहले 2.5 लाख के ऊपर है। सेम फॉर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 13A में एग्जाम्शन मिलता है, वो क्लेम करने के पहले अगर उनका इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, और ये ऊपर ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, चलो नाउ अभी कुछ लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ये अमेंडेड प्रोविजन है, मतलब पुराने अमेंडमेंट्स ही है। देखो, कंपनी एंड फर्म के लिए तो ऑलरेडी कंपलसरी है, मैं उनके बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए मतलब इंडिविजुअल एचएफ के लिए, ये डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट मेंटेन विद बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, मतलब तुम्हारा इंडिविजुअल हो, तुम्हारा प्रॉफिट 2.5 लाख के अंदर है इनकम, तो तुम रिटर्न फाइल नहीं करोगे ऊपर के कंडीशन के हिसाब से। लेकिन तुमने 1 साल में तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया, एट ए स्ट्रेच नहीं, मतलब वन स्ट्रोक नहीं, एक साथ बैंकिंग कंपनी में या इसमें, तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। देन एज इंकर्ड एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ 2 लाख हिमसेल्फ और एनी पर्सन फॉर ट्रैवल टू फॉरेन करेंसी, आपने 1 साल में 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन कंट्री में खुद के ऊपर या किसी और के ऊपर खर्च किया है घूमने के लिए, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। एंड अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1 लाख के ऊपर है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, फिर ऊपर के क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहे तो भी ये करना कंपलसरी है। सो दिस इज फॉर अदर देन कंपनी एंड फर्म, क्योंकि उनके लिए तो कंपलसरी है, तो बाकी लोगों के लिए कुछ कंडीशंस है, तो उस कंडीशन के हिसाब से उन्हें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर इसमें वो फिट हो गए तो आगे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चलो नाउ ये सिंपल प्रोविजन है कि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड का, जैसे पैन कार्ड इज मस्ट फॉर फाइलिंग रिटर्न एंड आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंकिंग करके रखना भी कंपलसरी हो गया है, तो ये इंटरचेंज भी हो सकता है। तो क्या लिखा है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड मैंडेटरी कोटिंग ट्रांजैक्शंस। Section 139A provide that every person specified therein who has not been allotted PAN shall apply to assessing officer for allotment of PAN. In many cases, entering into high value transactions such as purchase of foreign currency, which withdrawal from bank, do not possess shall apply for the allotment of PAN. For this provision, Section 113A has been amended. Every person is required to furnish or intimate quote his PAN number, and he has not been allotted PAN but possess आधार कार्ड में furnish his आधार कार्ड नंबर, मतलब आपको पैन कार्ड कोड करना ज़रूरी है। अभी अपन ने पढ़ा है कि पैन कार्ड कब ज़रूरी है, बट यू डोंट हैव पैन कार्ड, तो बट आपके पास आधार कार्ड है तो उसके से आप आधार कार्ड कोड कर सकते हो। एंड एक बार आपको पैन कार्ड दे दिया, फिर आपको उसको आधार कार्ड से लिंक करना है, एंड फिर इंस्टेड ऑफ पैन कार्ड आप आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दिया है कि ये इंटरचेंजेबिलिटी थ्योरेटिकल पढ़ के छोड़ दो, ये भी नहीं पढ़ा तो चलेगा ना। ये अलग अलग फॉर्म से रिटर्न फाइल करने के, इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। पहला है ITR 1, इसको बोलते हैं सर्च। दिस इज फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनके लिए है एक्सक्लूडिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक्सक्लूडिंग कैजुअल इनकम। तो गवर्नमेंट ने इस आइटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, तो जिनको खाली सैलरी इनकम है,
पेंशन है। अब एक प्रॉपर्टी का इनकम तो एग्जेम्प्ट है, देखा जाए तो 2 का एग्जेम्प्ट है, बट इसमें और भी कंडीशन है। ये मैं एकेडमिकली पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक 50 लाख का भी कंडीशन है, बट जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट उतना ही पढ़ा रहा हूँ। इसमें बहुत डिटेलिंग है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ पढ़ के रखना। तो ये ऐसा क्यों बोला गया एक्सक्लूडिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस? क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस रहेगा तो उसका सेट ऑफ के प्रोविजंस पता होने चाहिए। तो हर एक ने थोड़ी इनकम टैक्स पढ़ा है, आपने और मैंने इनकम टैक्स पढ़ा है, हर एक बंदे ने थोड़ी इनकम टैक्स पढ़ा है, इसलिए ऐसा किया वो। फॉर इंडिविजुअल एच नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, हाँ मतलब आपका अगर कैपिटल गेन है तो ITR 1 में नहीं आ सकता, बट ITR 2 में कन्फर्म आ सकता है। जिनके पास 2 H प्रॉपर्टी है तो जो 1 में नहीं आएगा वो 2 में आएगा, बट 2 में कौन आएगा? अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, आपको कोई भी इनकम हो तो आप 2 में आ सकते हैं। तो ITR 1 ईजी क्यों किया है? ताकि कुछ लोग खुद रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको वो आसान हो। गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक बंदा रिटर्न फाइल करे, इसलिए उसको बहुत सिंप्लीफाई करके रखा है। देन इंडिविजुअल एचएफ नॉट बीइंग पार्टनर्स इन अ फर्म, नॉट कैरिंग एनी बिजनेस प्रोफेशन अंडर प्रोप्राइटरशिप। तो आप अगर पार्टनर हो तो एज अ पार्टनर इन फर्म आपका ITR 3 होगा। देन ITR 4 बिजनेस प्रोफेशन जिनका उनके लिए ITR 4 रहेगा। प्रिजर्वेटिव इनकम 4S रहेगा। फर्म AOP BOI के लिए ITR 5 रहेगा। कंपनी अदर देन सेक्शन 11 6 रहेगा। एंड बाकी सब के लिए जो पिछले टेबल में थे ना, ट्रस्ट, साइंटिफिक रिसर्च, यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टी, उनके लिए ITR 7 रहेगा। ये ITR ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है। ऑनलाइन फाइल करने से आपको मिलता है एक्नॉलेजमेंट, जिसको बोलते हैं ITR V5, ठीक है। तो ये ITR ये जो है इसको फिजिकली साइन करके गवर्नमेंट का ऑफिस है बेंगलोर, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, उसको वहाँ पे भेजना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इसको DSC अटैच किया तो भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ इट इज़ फाइल विद डिजिटल सिग्नेचर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, अदरवाइज इसका हार्ड कॉपी प्रिंट लेके SEC का साइन लेके फिजिकल फॉर्म में वहाँ पे भेजना पड़ता है। सो दिस इज द एक्नॉलेजमेंट। नाउ कंपलसरी ई रिटर्न, किन के लिए ई रिटर्न कंपलसरी है? कंपनी, अच्छा अभी डिजिटल सिग्नेचर जिनका ऑडिट होता है। इफ योर इनकम इंडिविजुअल एचएफ इनकम एक्सीड 5 लाख, इफ यू आर क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 90 एंड 91, इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो जब भी एक इनकम 2 कंट्रीज में टैक्सेबल होता है, दोनों कंट्रीज मिलकर एग्रीमेंट करती है एंड उसके अंदर उसको वो एक कंट्री में रिलीफ दिया जाता है, तो उनके लिए कंपलसरी है, ठीक है। देन इफ यू गॉट एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इफ यू गॉट साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, बट दिस इज ओनली फॉर रेसिडेंट। तो इन 5-6 लोगों को रिटर्न फाइल करना, ई रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है एंड फॉर दैट डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। अगेन ये पढ़ के रखना। नाउ व्हाट आर द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न्स, ठीक है। द कंपनी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन 92E इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, मतलब जो कंपनी के लिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उनके लिए 30 नवंबर है। नॉर्मल कंपनी जिनके कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है उनके लिए 30 अक्टूबर है। पहले सितंबर होता था, अभी अक्टूबर है। नाउ एनी अदर SEC में अपन सब लोग आएंगे अदर देन कंपनी, वेयर अकाउंट्स ऑफ द SEC रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड 30 अक्टूबर। पहले सितंबर था, अभी अक्टूबर किया है, करेक्ट ना। वेयर द SEC इज अ वर्किंग पार्टनर इन द फर्म एंड अकाउंट्स ऑफ फर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। मतलब आप किसी फर्म में पार्टनर हो एंड उस फर्म का अगर ऑडिट हो रहा है तो नेचुरली आपके लिए भी जो इंडिविजुअल रिटर्न फाइल होगा आपको भी ऑडिट का डेट मिलेगा, है ना आपके। हाँ मतलब मैं किसी फर्म में पार्टनर हूँ और फर्म का अगर ऑडिट हो रहा है तो मेरा भी इंडिविजुअल रिटर्न 30 अक्टूबर को फाइल होगा एंड बाकी जो भी लोग हैं उनका 31 जुलाई। मतलब जिनका ऑडिट नहीं है, जो लोग सैलरीड हैं, उनके लिए अदर देन कंपनी, उनके लिए 31 जुलाई को रिटर्न फाइल होगा। तो ये 30 अक्टूबर को भी, मतलब जिनका ऑडिट है उनके लिए 30 अक्टूबर इज द डेट। अभी आपको एक अमेंडमेंट ध्यान में रखना है कि जिनका ऑडिट होता है उनको रिपोर्ट 1 महीना पहले फाइल करना है। तो 30 सितंबर तक आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है एंड 30 अक्टूबर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। पहले दोनों साथ में होता था, पहले दोनों क्या होता था, साथ में होता था। अभी क्या होगा, पहले 30 अक्टूबर तक आपको रिटर्न फाइल करना है एंड उसके बाद 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट अपडेट करना है एंड 30 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करना है। पहले दोनों एक साथ होता था, दोनों बहुत लोड आता था, गवर्नमेंट उसको थोड़ा 1 महीना एक्सटेंड कर दिया और हर साल वो एक्सटेंशन देते थे, तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। चलो नाउ अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। नाउ ये सभी इंपॉर्टेंट है। पहला है रिटर्न ऑफ लॉस। अभी कॉमन मैन को लगता है कि मेरे को अगर लॉस हुआ है तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं, बट आपको पता है कि अगर लॉस का रिटर्न आप फाइल नहीं करेंगे तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अच्छा अभी देखो अपन ने पढ़ा है सेक्शन 7, अपन ने सेक्शन 70 एंड 71 पढ़ा है जो है सेट ऑफ।
बाद में कैरी फॉरवर्ड। अभी ध्यान से सुनना, मैं रिटर्न टाइमली फाइल करूँ या बिलेटेड फाइल करूँ, मैं रिटर्न टाइमली फाइल करूँ या बिलेटेड फाइल करूँ, मेरे को सेक्शन 70 एंड 71 का बेनिफिट तो मिलेगा ही, मेरे को सेक्शन 70 एंड 71 का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यस, तो अगर मैं बिलेट रिटर्न फाइल करता हूँ तो मेरे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, बट दो लॉसेस है, कौन से, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड एचपी लॉस, ध्यान में रखना, ये दो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे इवन इफ इट इज़ अ बिलेटेड रिटर्न। एंड अगर मैंने रिटर्न इज फाइल नहीं किया तो ना फिर सेटअप होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा आपको लॉस हुआ है, तो ये दिमाग में निकाल दो, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो पहला पॉइंट, अगर अपन ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, गया। रिटर्न फाइल किया है, बिलेटेड है, तो सेक्शन 70 एंड 71 इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद भी कुछ मेरे अगर अनएब्जॉर्ब लॉसेस है जो एडजस्ट नहीं हो पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट, तो वो लॉसेस में से अदर देन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड एचपी लॉस, बाकी कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। चौथा पॉइंट, अगर मैंने लास्ट ईयर का रिटर्न टाइमली फाइल किया है, उस साल के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, इस साल का रिटर्न लेट फाइल हुआ है, तो इस साल के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अदर देन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड एचपी लॉस। बस अगर मैंने लास्ट ईयर का रिटर्न टाइमली फाइल किया है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। बस ये सब मैंने यहाँ पे दिया है जो आपको मैंने 2 मिनट में बता दिया, एक बार आप पढ़ लो फटाफट। क्या हमने लास्ट में बताया कि लास्ट ईयर में रिटर्न टाइमली फाइल किया है, उस साल के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करके इस साल लेके आया हूँ, इस साल वो सेटअप नहीं हुआ या थोड़ा वो सेटअप हो गया, कुछ बाकी है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, बट इस साल का रिटर्न मैंने लेट फाइल किया है, तो वो तो जिस साल को लॉस हुआ है उस साल का रिटर्न अगर आपने टाइमली फाइल किया है, जिस साल लॉस हुआ है उस साल का रिटर्न अगर मैंने टाइमली फाइल किया है, तो अगले साल फिर वो बिलेटेड क्यों ना हो, प्रीवियस ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, करंट ईयर का नहीं होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल करता हूँ तो देखो क्या क्या होगा, सेक्शन 70 का बेनिफिट मिलेगा, करेंट ईयर के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, लास्ट ईयर के लॉसेस अगर लास्ट ईयर का रिटर्न टाइमली फाइल हुआ तो कैरी फॉरवर्ड होंगे। एंड पॉइंट नंबर 4, करेंट ईयर के 2 होंगे, फिर भी कौन से, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ये 2 लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, बाकी कोई भी नहीं होगा। तो ये आप एक बार पढ़ लो, मैंने आपको पूरा 1 मिनट में बता दिया है, इतने ही 4 पॉइंट लर्न करो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। पढ़ लो एक बार सब लोग। पढ़ लो फटाफट। ठीक है, और कंपनी एंड फर्म के लिए तो मैंडेटरी है, प्रॉफिट और लॉस उनको रिटर्न फाइल करना तो कंपलसरी है, बाकी जिन लोगों को डाउट है उनके लिए 4 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने बिलेट रिटर्न फाइल किया है करंट, तो उसका रिवीजन नहीं होता है कुछ केसेस में। ठीक है, तो ये ठीक है, ये देखो, ये मैंने पॉइंट बताया था, ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये बिलेटेड रिटर्न है तो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये लास्ट ईयर का था, ये लास्ट ईयर मैंने अगर रिटर्न टाइमली फाइल किया है, इस साल का बिलेटेड है तो भी इस साल का नहीं होगा बट लास्ट ईयर का होगा, तो ये पढ़ के रखना। नेक्स्ट, बिलेटेड रिटर्न। व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न? रिटर्न विच इज फाइल आफ्टर ड्यू डेट, विच इज आफ्टर 30th नवंबर, आफ्टर 30th अक्टूबर, आफ्टर 31st जुलाई। तो कितना समय है? विद इन द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर 144। व्हाट इज 144? लिखो आगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इन दोनों डेट के पहले, जो अर्लियर है उसके पहले आपको फाइल करना है। इफ एसएससी फाइल बिलेटेड रिटर्न देन उसको इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल बनाता कि दिखाता हूँ क्या इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। ए क्या बोला है? विद इन द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट। अभी अपना असेसमेंट है 31st 22, बराबर है। अपना असेसमेंट क्या है?
2021 and date of assessment अंडर सेक्शन 144 लेट से 1 फरवरी 2022 को असेसमेंट हुआ है, तो नेचुरली इसमें से विचएवर इज अर्लियर, उसमें से अर्लियर कौन सा होगा 1 फरवरी 2022। तो बिलेट रिटर्न आपने इसके पहले फाइल करना चाहिए, मतलब एग्जाम में आपको लिखना है 31 जनवरी 22, डोंट राइट 1 फरवरी, क्योंकि अभी सिर्फ प्रैक्टिकली गवर्नमेंट का असेसमेंट अपने होने के बाद पता चलेगा, बट एग्जाम में डेट दिया जाता है कि गवर्नमेंट ने असेसमेंट 1 फेब को किया है, तो फिर तो विचर डाले 1 फेब टिक मत करना, 1 फेब मत लिखना, 1 फेब तो गवर्नमेंट ने किया ना, आपको उसके पहले करना है, इसलिए आंसर आपको एग्जाम में क्या टिक करना है 31 जनवरी 22 करना है। तो ये आप सब ध्यान में रखना, इन दोनों में से जो डेट पहले आएगा। हाँ अच्छा, अभी सपोज ये असेसमेंट नहीं हुआ है, नो असेसमेंट डन, फिर आप 31 मार्च 22 तक कर सकते हो, फिर हाँ तो उसके लिए 30 मार्च टिक मत करना। अगर असेसमेंट नहीं हुआ है तो 31 मार्च, एंड असेसमेंट हुआ है तो विचएवर इज अर्लियर के पहले का एक दिन, असेसमेंट नहीं हुआ है तो 31 मार्च, एंड अगर असेसमेंट हुआ है तो विचएवर इज अर्लियर के, है ना, विचएवर इज अर्लियर के पहले का दिन। तो अगर एग्जाम में आता है कि देयर इज नो असेसमेंट, देन आपको 31 मार्च को टिक करना है, एंड अगर असेसमेंट हुआ है तो विचएवर इज अर्लियर से 1 फरवरी, उसके पहले का दिन, तो आप एग्जाम में 31 जनवरी टिक करके आओगे। ये अच्छे से लर्न करना है तो 1 मार्क चला जाएगा, आज ही बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है। ना ये चैरिटेबल ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, उन्होंने नहीं फाइल किया तो 100 रुपीज़ पर डे का फाइन है, और इनके लिए ऑडिट कंपलसरी है। पॉलिटिकल पार्टी का सेम ही है, 100 रुपीज़ का पेनल्टी है, दोनों सेम ही, आप पढ़ लेना, ये भी सेम है ना। रिवाइज रिटर्न, सी 4 रिटर्न इंपॉर्टेंट इसमें, लॉस, बिलेटेड, रिवाइज एंड डिफेक्टिव, लॉस, बिलेटेड, रिवाइज, डिफेक्टिव। ना व्हाट इज रिवाइज रिटर्न, आपने रिटर्न फाइल किया है बट कुछ ओमिशन है, या आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, रिटर्न गलत फाइल हुआ है, तो आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो अलाउड है, बट एक कंडीशन ध्यान में रखना, बोनाफाइड इन नेचर। अभी ये इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन था, बोनाफाइड का मतलब क्या है, ये जेन्युइन मिस्टेक होना चाहिए, मतलब अगर कोई मिस्टेक, एनी मिस्टेक वॉज प्री नोन टू मी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, लिसन केयरफुली, मैंने रिटर्न फाइल किया है बट मैंने इंटेंशनली वहाँ पे मिस्टेक किया है, करेक्ट ना, सो एंड नाउ मेरे को पता चला कि डिपार्टमेंट मेरा असेसमेंट करने वाला है, मेरा लायबिलिटी बढ़ने वाला है, तो पेनल्टी लगाने से पहले ही मैं मेरा रिटर्न रिवाइज करूँगा, इनकम बढ़ा चढ़ा के टैक्स भर दूंगा ताकि मैं सेफ जोन में रहूँगा। सो मैंने जो रिविजन किया है, दैट मिस्टेक वॉज प्री नोन टू मी, दैट मिस्टेक वॉज प्री नोन टू मी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, सो उसको बोनाफाइड इन नेचर नहीं माना जाएगा, वैसा रिविजन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एसएससी वांट टू रिवाइज द रिटर्न एंड दैट मिस्टेक वॉज प्री नोन टू हिम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, कैन ही डू सो, आंसर इज नो। थेरोटिकली कैन डू सो, सिर्फ प्रैक्टिकली ये चेक करना बहुत मुश्किल है कि आपको रिटर्न फाइल करते समय पता था या नहीं, ये असेसिंग ऑफिसर ने अगर प्रूफ किया तो फिर आप तकलीफ में आओगे, बट एग्जाम लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसको बोनाफाइड इन नेचर नहीं माना जाएगा। इफ मिस्टेक वॉज प्री नोन टू यू, रिविजन कैन नॉट बी डन, प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एसएससी वांट टू रिवाइज द रिटर्न and there was a mistake and that mistake was pre-known to him, so can he revise? Theoretically no, practically कर सकते हैं, theoretically no, this is not bona fide nature। गवर्नमेंट लगता है कि उसने इंटेंशनली किया था, अब उसको पकड़े जाने का डर है, इसलिए ईमानदारी का पुतला बन के खड़ा है वो, ऐसे अलाउ नहीं किया जाएगा theoretically। नाउ अच्छा, रिवीजन कब करेंगे? ऑब्वियसली रिटर्न फाइल किया तो करेंगे, सो रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139, मतलब एज पर दोज 3 डेट्स, 31 जुलाई, 30 अक्टूबर, 30, करेक्ट ना, वो डेट। इन परसेंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 142, ये नया पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजती है, अपन ने अभी पूरा सिलेबस पढ़ा ही आपने, ये रिवीजन चल रहा है, तो गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजती है अंडर सेक्शन 142(1), गवर्नमेंट आपको क्या भेजती है? नोटिस भेजती है अंडर सेक्शन 142(1). तो उस केस में या तो आपने रिटर्न फाइल किया है तो उसका कर सकते हैं, या फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगी, जिसको बोलता है लव लेटर, कि भाई रिटर्न फाइल कर। इन रिस्पॉन्स टू नोटिस आपने लेटर फाइल किया, रिटर्न फाइल किया है, उसको भी रिवाइज कर सकते हैं ना। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(1) का मतलब है
जो टाइमली फाइल किया, तो ओनली टाइमली रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड. इफ आई फाइल बिलेटेड रिटर्न देन इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड. बट जब मेरे को नोटिस आएगा, लॉजिकली समझो, मेरे को नोटिस ड्यू डेट के बाद ही आएगा, एंड गवर्नमेंट विल वेट टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, सो आई विल रिसीव द नोटिस आफ्टर ड्यू डेट. एंड इफ आई फाइल रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू दैट ड्यू डेट, वो भी बिलेटेड ही है लेकिन उसका रिवीजन होता है. यस, ये दिया है उन्होंने आपके सामने. सो 142 का अगर आपको नोटिस आता है कि तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया, फाइल करो, एंड तुमने रिटर्न फाइल किया, उसको तुम चाहते हो तो रिवाइज कर सकते हो. सो अगर आपने वजह से बिलेटेड है तो रिवाइज नहीं होगा, बट इफ इट इज इन रिस्पॉन्स टू नोटिस सेंड बाय गवर्नमेंट, यस, रिवीजन कैन बी डन. Revised return can only file if the assessor discover any omission, wrong statement in the return originally filed. In other words, assessor cannot revise return if the omission and error in original return was pre-known to him. जो मैंने आपको बताया था वही है. टाइम लिमिट वही है ऊपर जो लिखा था, बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ, ये रेगुलर असेसमेंट है जिसको हम बोलते हैं, करेक्ट ना, स्क्रूटिनी असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर. लास्ट है डिफेक्टिव रिटर्न. नाउ रिवीजन इज डिफरेंट, डिफेक्टिव इज डिफरेंट. रिवीजन इज टेक्निकल मिस्टेक है, डिफेक्टिव रिटर्न में क्लेरिकल मिस्टेक है, ये मेजर डिफरेंस है. द एसएससी मस्ट रेक्टिफाई द एरर विद इन पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन सर्व्ड ऑन द एसएससी. यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट करता है. रिवीजन में मेरे को खुद को समझ में आता है कि मेरे से गलती हुई है. हियर आपने रिटर्न फाइल करने के बाद कुछ स्टेटमेंट्स अटैच करना भूल गए, कुछ एनेक्सर्स नहीं है, रिटर्न बराबर फाइल नहीं हुआ है, ऐसे कुछ छोटी मोटी गलतियाँ है, तो गवर्नमेंट आपको इंटीमेट करती है. सर्व का मतलब है अपने को मिलने के बाद. तो आपको यहाँ पे बार बार दो वर्ड्स आएंगे, इशूड एंड सर्व्ड. तो ये जो पीरियड अलग अलग दिया जाएगा, आपको देखना है ये इशूड से या सर्व्ड से है. तो आपको 15 तारीख को नोटिस इशू किया, आपको 18 तारीख को मिला, आपको 18 तारीख को मिलने के बाद 15 दिन, 18 तारीख को मिलने के बाद 15 दिन, और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम अलाउड बाय द ऑफिसर रिवाइज करना है. अगर आपने रिटर्न वो 15 दिन में रेक्टिफाई नहीं किया तो वो रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा. इनवैलिड मतलब एज गुड एज रिटर्न नॉट फाइल, ऐसा माना जाएगा. ठीक है ना. साइनिंग और रिटर्न आपको पढ़ना है, ये सिंपल है, इसमें मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा. पैन नंबर अगर आपने नहीं लिया, आपको ज़रूरत है, तो आपको 10,000 का पेनल्टी है. ये फॉर्म नंबर में आपको अप्लाई करना है, ये भी सिंपल है. आधार कार्ड मैंने आपको बता दिया है, ये आप पढ़ लो एक बार. नेक्स्ट है असेसमेंट प्रोसीजर. ठीक है, तो अगर आपके नोट्स में तो आपको पढ़ना है ना. असेसमेंट प्रोसीजर में जो है पहले आपको नोटिस आता है एंड फिर डिपार्टमेंट असेसमेंट है. तो पहले अपन अलग अलग यहाँ पे नोटिस पढ़ने वाले हैं. देखो पहला नोटिस जो था वो वही है. इफ एसएससी हैज नॉट सबमिटेड रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम अलाउड, द असेसिंग ऑफिसर मे रिक्वायर हिम टू सबमिट रिटर्न अंडर सेक्शन 142(1). देखो ये है, तो ये 142(1) का पहले आपको नोटिस आता है कि तुम रिटर्न फाइल करो. अच्छा, ये नोटिस जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए भी आता है. देखो मतलब ये दोनों को आता है, जिसने रिटर्न फाइल किया उसको भी आता है. अच्छा सर, फिर जिसने रिटर्न फाइल किया उसको क्या होता है? टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट. आई वांट टू वेरीफाई समथिंग. तुमने रिटर्न तो फाइल किया है, बट कुछ चीज़ें उसमें से मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ. क्या करना चाहता हूँ? वेरीफाई करना चाहता हूँ. तो वो चीज़ है, वो चीज़ है. ठीक है. द असेसिंग ऑफिसर में आस्क टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स. हाँ, अच्छा, ये एग्जाम पूछते हैं कितने साल के अकाउंट मांग सकते हैं? जिस प्रीवियस ईयर का नोटिस है उसके पहले के 3 साल. तो अगर प्रीवियस ईयर नोटिस जो है वो 2021 का है, उसके पहले के 3 साल 1920, ये 3 साल के अपन फाइल कर सकते हैं. मतलब 3 साल के अकाउंट मांग सकते हैं. ठीक है. नाउ द असेसिंग ऑफिसर में रिक्वायर एसएससी टू फर्निश इन राइटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच फॉर्म सच फंड इज मे रिक्वायर फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी पर्सन. एओ में मेक सच इंक्वायरी एज ए कंसिडर नेसेसरी. तो ये दूसरा है. तो पहला है 142(1) का नोटिस, दूसरा है 142(2). 142(1) का नोटिस 2 लोगों को आ सकता है. एक जिसने रिटर्न फाइल किया है टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया है टू फाइल द रिटर्न विद इन द टाइम गिवन इन द नोटिस. करेक्ट ना. चाहिए नोटिस कितने समय देना है, इसको कोई टाइम पीरियड नहीं है. बस
अपना असेसमेंट का लास्ट डेट फिक्स है तो उसके पहले उसको करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपन रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते। जैसे प्रीवियस होने के 2 साल के बाद आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, तो उतना लेट भेज की ज़रूरत नहीं है। नाउ तो ये 142 है। नाउ ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है। तीसरा नोटिस है 142(2)A to 2D। देखो क्या है, द AO में डायरेक्ट एसएससी टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। हाँ, मतलब एसएससी को लगता है कि आपके अकाउंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको लगता है कि इसका ऑडिट होना ज़रूरी है, तो यू विल हैव टू गेट इट ऑडिटेड अगेन। नाउ ये स्पेशल ऑडिट है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन टर्नओवर। मतलब आपका ऑडिट अगर ऑलरेडी हुआ है तो भी होगा, नहीं है आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल से, मेरा टर्नओवर तो 20 लाख का है तो भी होगा। सो दिस इज अ स्पेशल ऑडिट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया विच यू हैव स्टडीड इन पीजीपीपी। दिस इज मैंडेटरी, जिसका ऑडिट हुआ है तो भी होगा, नहीं एप्लीकेबल है तो भी होगा। इसके लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, उसका फीस भी गवर्नमेंट पे करेगा, ठीक है। अगर अच्छा, और उसको समय दिया जाएगा 180 डेज का। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उसको 180 डेज का समय दिया जाएगा मैक्स, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। तो वो समय कितना देंगे वो भी एओ डिसाइड करेगा। एंड अगर आपने उस कंसल्टेंट को कोऑपरेट नहीं किया तो फिर आपका होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट प्लस आपको पेनल्टी इन प्रोसिक्यूशन भी अप्लाई होगा, क्योंकि आपने कंसल्टेंट जो था उसको आपने कोऑपरेट नहीं किया, आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिया, बार बार उसको हरेस किया, मतलब यू हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ हिम इन एनी मैनर। तो फिर एंड उसने अगर कंप्लेंट कर दिया कि ऐसे से हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो डिपार्टमेंट विल डू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट प्लस पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन भी होगा। लेकिन अगर मिस्टेक आपकी तरफ से नहीं है, उसकी तरफ से डिले है, तो फिर वो अपने को पेनल्टी नहीं लगेगा। तो ये अपने ऊपर तकलीफ आएंगी जो गलती आपने की है। अगर ऑडिटर बीमार पड़ा है, उसके वजह से डिले हुआ है तो गवर्नमेंट उसको एक्सटेंशन दे देगी, उस केस में मेरे को पेनल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग नोटिस आती हैं। एंड लास्ट एक आता है अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। तो कोई भी डिसीजन देने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट है असेसमेंट। यहाँ पे 4 टाइप से जो इंपॉर्टेंट है, समरी असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। नाउ व्हाट इज समरी असेसमेंट? सिंपल, आपने जो रिटर्न फाइल किया है ना वो सब बराबर है कि नहीं चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। आपने वहाँ पे जो इनकम के कैलकुलेशंस किए, डिडक्शंस क्लेम किए हैं, कोई इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं किया ना, डिडक्शंस बराबर क्लेम किए कि नहीं, ये बेसिक चीज़ें चेक होती है, तो उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। This is not an assessment. AO Merrill sends an intimation to the assessee when any tax interest found payable refundable on the basis of return file. हाँ, मतलब इसमें आपने जो डिक्लेयर किया वो अगर बराबर है तो आपको ये नोटिस असेसमेंट होता है। फिर इसमें रिफंड है तो रिफंड मिलेगा, पेएबल है तो पेएबल होगा, मतलब आपने जो डिक्लेरेशन दिया वो सही कि नहीं वो चेक करते हैं। अच्छा, ये कितने समय में आपको इंटीमेशन आएगा, ये एग्जाम में आता है। Before the expiry of 1 year from the end of financial year in which return of income is filed। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बोला है, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप रिटर्न फाइल करेंगे वो खत्म होने के बाद 1 साल। फॉर एग्जाम्पल अपना प्रीवियस ईयर 2021 है, उसका रिटर्न ऑफ इनकम आपने फाइल करना चाहिए AY 21-22 में, बराबर है। लेट से आपने फाइल किया उसको 15 सितंबर 2021 को फाइल किया है ना। तो ये साल खत्म होगा 31 मार्च 22, इसके बाद 1 ईयर। One year for intimation, 1 year for intimation। ठीक है। तो अच्छा, अगर सपोज मैंने रिटर्न फाइल किया अगले साल, इसलिए यहाँ पे वर्ड AY यूज नहीं किया है क्योंकि आप भरोसा नहीं आपका रिटर्न फाइल करोगे, तो फिर ये साल खत्म होगा 31 मार्च 23, फिर यहाँ से 1 साल है ना। तो ये इंटीमेशन जो आएगा
143(1) समरी असेसमेंट ये है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से समझना। तो जिस दिन रिटर्न फाइल किया वहां से 1 साल नहीं, वो साल खत्म होने के बाद 1 साल। क्लियर है? आप चाहे तो उसको लिख के रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हेडिंग लिखो 143(1), इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्क्रूटिनी असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रूटिनी मतलब गवर्नमेंट को डाउट है कि आपने इनकम कम दिखाया है। इनकम कम कैसे दिखाया है? या तो लॉसेज ज़्यादा दिखाए, खर्चे ज़्यादा दिखाए, या इनकम को हाइड किया। बराबर ना? इनकम टैक्स कब पे करता है आदमी? इनकम कम किया है, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाए, या लॉसेज ज़्यादा दिखाए आपने, ठीक है ना, या गलत डिडक्शंस क्लेम किए हैं, तो उस केस में होगा स्क्रूटिनी असेसमेंट। इफ़ एओ कंसिडर नेसेसरी or expedient to ensure that assessee has not understated his income, declare excessive losses or underpaid the tax, he can make scrutiny in this regard। ठीक है, तो इसका जो नोटिस आपको आता है, तो देखो अभी क्या है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। 143(3) ठीक है। आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है AY 21-22 में 15 जुलाई 2021, ठीक है। तो ये ख़त्म होगा 31 मार्च 22 में। यहाँ से 6 मंथ में आपको नोटिस आएगा। सो दिस इज़ द टाइम लिमिट। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया है, वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद अगले 6 मंथ में आपको नोटिस आ सकता है, ठीक है। अभी इसको कितना समय मिलेगा उनको ये करने के लिए? करेक्ट ना? देखो वही दिया, एओ शैल सर्व नोटिस बिफोर द एक्सपायरी। आप देखो सर्व बोला है, अभी सर्व का मतलब है उसने आपको नोटिस आपको मिलना चाहिए 6 महीने के अंदर। इशू करके मतलब नहीं है, 30 सितंबर जो अभी अपन ने डेट देगा उसके पहले आपके हाथ में आना चाहिए। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड, रिक्वायरिंग एसेसी ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द रिटर्न। तो वहाँ पे डेट देंगे, उस दिन आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आफ्टर कलेक्टिंग सच इन्फॉर्मेशन एविडेंस एज इट डीम फिट and on the basis of such information evidence so collected, he shall pass an assessment order. Such order shall be treated as a इसको बोलते हैं regular assessment order। तो scrutiny assessment and regular assessment is one and the same। scrutiny assessment and regular assessment one and the same, ध्यान में रखना। एंड कितना समय है? 12 months from the end of relevant assessment year। yes, तो अभी कौन सा relevant assessment है मेरे लिए? ये रिटर्न ऑफ इनकम है प्रीवियस ईयर 2021 का, तो उसके लिए रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है 21-22। तो इसके बाद 1 ईयर, करेक्ट ना? सो 31 मार्च 23। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या है? जो रिलेवेंट असेसमेंट है, व्हाट इज रिलेवेंट? जिस प्रीवियस ईयर के लिए नोटिस दिया है, तो 2021 के लिए अगर नोटिस दिया है तो उसका रिलेवेंट असेसमेंट है 21-22 है, उसके बाद 1 साल।
ठीक है, तो ये दो आपको ध्यान में रखना है कि नोटिस देने के लिए कहाँ से बोला है, जिस फाइनेंशियल पे रिटर्न फाइल किया वहाँ से 6 महीना। अच्छा भाई ऐसा हो सकता है कि सर 1 साल ऑलरेडी खत्म हुआ है, तो फिर अगले दूसरे सेक्शन में उसका असेसमेंट होगा, करेक्ट है, क्योंकि रिटर्न मैंने अगर लेट फाइल किया तो नेचुरली वो 1 साल खत्म ही हो जाएगा, बराबर है आपका। तो अगर ये 1 साल बैठ नहीं रहा है, मतलब ऑलरेडी 1 साल AY का खत्म हो चुका है, तो फिर इस सेक्शन में असेसमेंट नहीं होगा। आगे जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, वहाँ पे आपको पकड़ा जाएगा। 4 सेक्शन है, कहीं ना कहीं आपको पकड़ा जाएगा ही, सो डोंट वरी। तो ये डाउट आना लॉजिकल है, ये आप नहीं गए तो अगले सेक्शन में हम आपको पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा डायग्राम ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट। एग्जाम के दिन पहले आपको ऐसे ही रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़ यू वांट वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नाउ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब होता है? नाउ व्हाट इज बेस्ट जजमेंट? असेसिंग ऑफिसर टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, आपने जो पहले रिटर्न फाइल किया उस बेसिस पे डिसाइड करता है कि आपका इनकम कितना होना चाहिए। इन फॉलोइंग सिचुएशन असेसमेंट शैल बी मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द रिलेवेंट मटेरियल। पहला, इफ यू फेल्स टू फाइल रिटर्न, आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया सेक्शन 131 में। फेल टू कॉम्प्लाई विद द नोटिस, आपने सेक्शन 142(1) के नोटिस को रिप्लाई नहीं किया। तीसरा, फेल टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, अभी अपन ने पढ़ा है। एंड स्क्रूटिनी असेसमेंट का जो नोटिस था 143(2), मतलब वो 6 मंथ का नोटिस स्क्रूटिनी असेसमेंट, आपने उसको रिप्लाई नहीं किया है। तो अपने 4 गलती की। कौन सी पहली गलती? रिटर्न फाइल नहीं किया, सेक्शन 142(1) के नोटिस को रिप्लाई नहीं किया, 142(2) ऑडिट नहीं किया, 143(2) स्क्रूटिनी असेसमेंट का नोटिस को जो था ना 6 मंथ का, उसको रिप्लाई नहीं किया। तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। उसका समय भी वही है, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। कितना समय है? 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। एंड सपोज रिलेवेंट असेसमेंट खत्म हुआ है तो फिर यहाँ पे मौका है गवर्नमेंट को आपको पकड़ने के लिए, एंड ये भी छूट गया तो फिर आप लकी हो, बट ऐसा होता नहीं है, अभी ऑनलाइन की वजह से होता ही है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, नाउ ध्यान से सुनना, ये कब होता है? सब लोग ध्यान से सुनना। पहला, मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया और गवर्नमेंट ने मेरे को 142(1) का नोटिस नहीं भेजा, मतलब मैं भी भूला तुम भी भूले। दूसरा, मैंने रिटर्न फाइल किया है, आप असेसमेंट करना भूल गए, कोई भी असेसमेंट आपने नहीं किया, ना स्क्रूटिनी, ना समरी, ना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तीसरा, मैंने रिटर्न फाइल किया, आपने असेसमेंट भी किया है, बट आपको लगता है कि वो असेसमेंट बराबर नहीं हुआ है, वो असेसमेंट बराबर नहीं हुआ है, जिसके लिए वर्ड आता है रीअसेसमेंट। तो इन तीनों केसेस में होगा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। पहला क्या है? मैं रिटर्न फाइल करना भूल गया, आप मेरे को नोटिस देना भूल गए। सेकंड, मैंने रिटर्न फाइल किया है, मैंने रिटर्न फाइल किया है, आप असेस करना भूल गए। तीसरा, मैंने रिटर्न भी फाइल किया है, आपने असेसमेंट भी किया है, बट किसी सीनियर ऑफिसर को लगता है कि वो असेसमेंट बराबर नहीं हुआ है, तो उस इनकम को रीअसेस किया जाएगा। तो इन 3 केसेस में होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ये पीरियड दिया है 1 लाख या उससे ज़्यादा है तो 6 साल है। अच्छा, कुछ केसेस में अप टू 4 years भी है, एनी अमाउंट। अभी यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन होगा, वो स्पेशल केसेस मैंने मेरे रेगुलर नोट्स में दिए हैं, आप उसको एक बार पढ़ लेना। सो ये पॉइंट थोड़ा आप रेगुलर नोट्स में से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि ऊपर एनी अमाउंट के लिए 4 साल लिखा है, फिर 1 लाख या उससे ज़्यादा 6 साल लिखा है। तो ये रेगुलर नोट्स में से आप एक बार पढ़ लेना। तो आपका जो इनकम एस्केप है वो अगर 1 लाख या उससे ज़्यादा है तो 6 साल। एंड अगर आपको कोई एसेट इंडिया के बाहर है, ये वोडाफोन का जो केस हुआ था ना, उसके बाद ये अमेंडमेंट हो गए, ये 16 साल तक गवर्नमेंट आपको कभी भी पीछे से पकड़ सकती है। एंड ये ख़त्म करने के लिए कितना समय आपको? 9 months का समय है। कितना समय? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्व्ड। तो यहाँ पे वर्ड क्या इसको है? सर्व हुआ है। कितना हुआ है? सर्व। अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, ये नोटिस के लिए टाइम पीरियड है, ये सेक्शन है 148, टाइम लिमिट फॉर नोटिस। अभी ध्यान से सुनो। लेट्स से प्रीवियस ईयर 13-14 है, असेसमेंट ईयर है 14-15, ठीक है। जो इनकम एस्केप हुआ है वो 2 लाख रुपया हुआ है।
मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 1 लाख, तो गवर्नमेंट को समय मिलेगा 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो यहाँ से 6 years काउंट करेंगे, तो 14-15 को काउंट नहीं करना है, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। मैं एक बार चेक करता हूँ, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, तो 6 साल का समय मिलेगा फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सो देखा जाए तो कट ऑफ डेट आएगा, लास्ट डेट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये जो नोटिस का समय यहाँ पे वर्ड इशूड हुआ है, तो नोटिस के लिए सर्व नहीं, इशू है, असेसमेंट के लिए सर्व्ड है। सब फर्क, नोटिस के लिए वर्ड क्या है, इशू। मतलब क्या, देखो अभी लेट्स से गवर्नमेंट ने नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना सब लोग। 25 मार्च 2021 को नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 148। तो ये जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, उसका नोटिस 25 मार्च को इशू किया, बट तो ये रिसीव्ड हुआ है 6 मंथ के बाद, तो ये बोलो वैलिड माना जाएगा या इनवैलिड? सर्व्ड, बताओ। तो ये वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये जो 6 मंथ है वो नोटिस इशू करने के लिए है, और गवर्नमेंट ने नोटिस बराबर 6 years के अंदर इशू कर दिया है, आपको रिसीव बाद में हुआ है, तो ये 6 years सर्व के लिए नहीं है, इशू के लिए, तो ये नोटिस वैलिड माना जाएगा। ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। फिर देखो 6 साल हो, 4 साल हो या 16 साल हो, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि वो नोटिस के लिए सब जगह पे वही वर्ड है, इशूड। नाउ अभी असेसमेंट करने को कितना समय बोला है? जिस साल सर्व्ड हुआ है वो ईयर खत्म होने के बाद 9 months। हाँ, तो सर्व्ड कब हुआ है? 4/4/21, तो ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 21। यहाँ पे 9 months ऐड करेंगे तो आएगा मेरे हिसाब से ये 22 आएगा, आई एम सॉरी, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 22 तक असेसमेंट हो। तो ये 9 मंथ जो है ये सर्व से देखना है। हाँ, असेसमेंट का समय सर्व से, देखो यहाँ पे वर्डिंग क्या है, यहाँ पे सर्व्ड है, वहाँ पे इशूड है, तो ये 2 वर्ड्स ध्यान से रखना। तो नोटिस के लिए इशूड देखना है, इशूड 4 साल, 6 साल, 16 साल के अंदर होना चाहिए, लेकिन असेसमेंट कंप्लीट होगा जब आपको मिला है वो साल खत्म होने के बाद 9 months। तो ये अगर आपने समझ लिया तो आपको 1 मार्क आज मिल गया है। तो ये ऐसे होगा, तो ये भी आप चाहे तो लिख के रखना, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो गया। जिनको नहीं पता है अच्छे से लिख के रखना कि कौन सा, तो नोटिस के लिए इशूड है, असेसमेंट के लिए सर्व्ड है। लिख लो। तो बाकी मैंने सबका समरी दिया है, ये आपको पढ़ना है। आगे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। मतलब क्या है कि जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें कुछ गलतियां है, जो भी असेसमेंट है तो उसको गवर्नमेंट रेक्टिफाई कर सकती है। देखो, एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी एम्पावर्ड सुमोटो और एप्लीकेशन बाय एसएससी, ये गलती डिपार्टमेंट खुद भी सुधारेगा या आप भी सुधार सकते हैं। 2, रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपेरेंट इन ऑर्डर पास बाय हिम
amend any intimation issued under section 143(1) और deem intimation. यस मतलब उसने जो भी ऑर्डर ऊपर पास किया उसको अमेंड कर सकता है, कितने साल में कर सकता है? विदिन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर sought to be amended was passed. मतलब 4 साल में करना है. कितने साल में करना है? हाँ मतलब उन्होंने ऑर्डर जिस साल दिया था वो साल खत्म होने के बाद बोला है, एंड बोला है, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अगले 4 साल में वो खुद रेक्टिफाई कर सकते हैं. ये हो गया सुमोटो. एंड अगर आपको अगर मिस्टेक रेक्टिफाई करवाना है तो आपने अप्लाई करने के बाद विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय इट, तो आपने डिपार्टमेंट को अप्लाई किया कि ऑर्डर गलत पास हुआ है, अमेंड करो, तो आपने जिस महीने में आपने अप्रैल महीने में अप्लाई किया है तो अप्रैल महीना खत्म होने के बाद 6 months, तो वो करेंगे तो 4 साल, आप करेंगे तो 6 months. बट 4 साल कहाँ से काउंट करना है एंड 6 months कहाँ से काउंट करना है, ये फ़र्क है. ये 4 साल कहाँ से काउंट करना है? उन्होंने जिस साल ऑर्डर पास किया वो साल खत्म होने के बाद 4 साल. एंड यहाँ पे 6 months कैसे काउंट करना है? आपने जिस महीने में अप्लाई किया वो मंथ खत्म होने के बाद 6 महीना. ठीक है. एंड जब भी कुछ रेक्टिफिकेशन होगा और इसमें अगर आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा. आपको क्या दिया जाएगा? अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा. ठीक है. देन इसमें लास्ट पार्ट जो है वो इंटरेस्ट का है. 3 सेक्शन में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. 234 ABC. तो ABC में राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 होता है. व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 1% 1 month और पार्ट देयर ऑफ मतलब एक दिन भी डिले है तो 1% इंटरेस्ट पूरे महीने का लगेगा. 234 का इंटरेस्ट कब लगता है? आपने रिटर्न फाइल नहीं किया या रिटर्न फाइल किया ड्यू डेट के बाद किया है ना. रिटर्न इज नॉट फाइल और फाइल आफ्टर ड्यू डेट. कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम. डिक्लेयर इनकम मतलब मैंने जो रिटर्न में दिखा है वो नहीं, जो गवर्नमेंट ने एसेस किया है उस इनकम पे टैक्स आएगा. उसमें से TDS, TCS, एडवांस टैक्स, मैट वो सब माइनस होगा एंड जो शॉर्टफॉल आएगा उस पर इंटरेस्ट देना है. नाउ ऑब्वियसली पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कब स्टार्ट होगा? लास्ट कट ऑफ डेट के बाद है ना. रिटर्न फाइल करने के बाद 31 जुलाई, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, उसके बाद इंटरेस्ट स्टार्ट होगा. नाउ कब तक इंटरेस्ट देना है? अब इसमें 2 केसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, रिटर्न फाइल नहीं किया तो जब तक असेसमेंट गवर्नमेंट नहीं करेगा, मतलब 30 अक्टूबर आपके लिए डेट था, आपने रिटर्न अगले साल जून में किया, गवर्नमेंट ने असेसमेंट जून में किया, तो 30 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से जून तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो कट ऑफ डेट के बाद जब तक असेसमेंट नहीं हुआ तब तक देना है. एंड अगर आपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो जैसे मैंने अक्टूबर का रिटर्न दिसंबर में फाइल किया है, मतलब डिले 2 महीने का हुआ है, तो बाद में गवर्नमेंट असेसमेंट बाद में भी क्यों ना करें, मेरे को 2 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि मैंने तो दिसंबर को रिटर्न फाइल कर दिया था. अभी गवर्नमेंट ने लेट चेक किया, उसमें मेरी क्या गलती है? गवर्नमेंट शुड हैव चेक्ड ऑन सेम डेट. सो ध्यान में रखना. तो रिटर्न फाइल किया है तो उसी दिन तक का इंटरेस्ट आएगा. रिटर्न फाइल नहीं किया तो अप टू डेट ऑफ असेसमेंट आएगा. अब इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं कि सर दिसंबर तक तो मैंने ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया है और मैंने खुद होकर इंटरेस्ट भरा है, तो वापस इंटरेस्ट कौन सा आएगा? सी आपने इंटरेस्ट 8 लाख पे भरा है, एसेस्ट इनकम अगर 12 लाख रुपए है तो ऊपर के 4 लाख रुपए जो है, मतलब गवर्नमेंट ने जो आपका इनकम एनहांस किया है उसके ऊपर जो टैक्स एनहांस हुआ है उस टैक्स का इंटरेस्ट ही आएगा. डबल इंटरेस्ट नहीं आएगा. जो आपने भरा है वो माइनस होगा. सो आपने खुद होके 2 महीने का इंटरेस्ट भरा है क्योंकि मैं आपका कंसल्टेंट हूँ, मेरे को पता है कि आप अपना लेट हुआ है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट तो सिस्टम ही कैलकुलेट करता है, तो वो आपने तो भरा ही है, तो आपने जो इंटरेस्ट भरा है वो माइनस होगा. डिफरेंशियल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा. देन 234 भी कब लगता है? फर्स्ट, अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है या फिर आपने एडवांस टैक्स पे किया है, एसेस टैक्स का 90% से कम पे किया है. एसेस टैक्स का 90% से क्या किया है? कम पे किया है. व्हाट इज एसेस्ट इनकम? ये दिया है. अच्छा, अभी एडवांस टैक्स देने का लास्ट डेट है 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड एक्सटेंशन के साथ 31 मार्च, इसलिए इसका डिफॉल्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है. करेक्ट ना. जैसे यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बाद होता है, यहाँ पे 1 अप्रैल फाइनल असेसमेंट का जो फर्स्ट डे वहाँ से डिफॉल्ट स्टार्ट होगा. एंड कब तक देना है? टिल द डेट ऑफ असेसमेंट. हाँ, इसमें कोई 2 केसेस नहीं है, जब तक असेसमेंट नहीं होगा तब तक आपको इंटरेस्ट देना है. एंड तीसरा है, आपने उसके इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए. करेक्ट ना. इंस्टॉलमेंट के 4 डेट से अपन ने पढ़ा था, 15 जून,
15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, करेक्ट ना, बराबर ना। तो 3 मंथ्स का शॉर्ट, तो इसमें शॉर्टफॉल हमेशा 3 मंथ्स का होगा, क्योंकि जो मैंने मिस्टेक जून में की उसको मैं सुधारूंगा सितंबर में, बीच में नहीं भर सकते एडवांस तक, उसी दिन भरना पड़ता है। तो वो 3 मंथ्स में ही आपको, हाँ इन बिटवीन नहीं भर सकते, ध्यान में रखना। तो वो 15 मार्च को 15 तारीख तक ही भरना पड़ेगा। तो जो शॉर्टफॉल है, जैसे दिसंबर तक 75% भरना था, मैंने 60% भरा है, तो 15% तक इंटरेस्ट मेरे को मार्च तक आएगा, है ना, क्योंकि दिसंबर में मैंने 60% भरा है, भरना चाहिए था 75, तो 15% जो मैंने कम भरा है वो मैं कब भरूंगा, मार्च में। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट उस 15% पे आएगा। एंड 15 मार्च का भरूंगा मैं 31 मार्च को, तो वहाँ पे एक ही महीने का इंटरेस्ट आएगा। सो पहले 3 ड्यू डेट्स के लिए शॉर्टफॉल 3 मंथ्स का होगा, लास्ट ड्यू डेट के लिए शॉर्टफॉल 1 महीने का होगा। खाली ये आपके डिक्लेयर्ड इनकम पे होगा, ये दोनों एसेस्ड इनकम पे है। डिक्लेयर मतलब मैंने इनकम टैक्स में जो रिटर्न दिखा है, ये उस इनकम का जो टैक्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। पहले 2 केसेस में एसेस्ड इनकम पे आएगा। हाँ, इसके लिए भी एक बार मेरा जो रेगुलर लेक्चर आप एक बार देख लेना, उसके कैलकुलेशंस मैंने करके दिखाया है। नेक्स्ट 234D, अगर आपको एक्स्ट्रा रिफंड मिला है, देखो, वेयर एनी रिफंड इज ग्रांटेड टू एसएससी एंड नो रिफंड इज ड्यू ऑन रेगुलर असेसमेंट, मतलब आपको रिफंड ड्यू नहीं था, गलती से रिफंड आ गया, या आपको एक्स्ट्रा रिफंड दिया है, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 0.5% एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ, 0.5% एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, एंड कब से देना पड़ेगा, जिस दिन आपको एक्स्ट्रा रिफंड दिया है वहाँ से आप जब तक रिपेमेंट नहीं करेंगे आपको गवर्नमेंट को इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल। देन 234F, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो पेनल्टी है। ड्यू डेट आपको पता है 31 जुलाई, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, उसके बाद दिसंबर तक रिटर्न फाइल करेंगे तो 5,000, उसके बाद 10,000 है। लेकिन अगर आपका इनकम 5 लाख के अंदर है तो फिर कोई भी केस में वो 1,000 से ज़्यादा पेनल्टी नहीं होगा, बस। तो ये था रिगार्डिंग इंटरेस्ट, और यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर जो 15 है ये आपको पढ़ना है, इट्स वेरी इजी चैप्टर, जैसे एक बार पढ़ के छोड़ दो। मैं आता हूँ चैप्टर 16 पे, जो अति इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट चैप्टर जो मैं कवर करने वाला हूँ, इसके बाद के जो 1-2 छोटे चैप्टर्स है वो आपको कवर करना है। मेजर मैंने 80% सिलेबस आपका कवर किया है। चलो, सो अपील, रिवीजन, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। नाउ अपील का मतलब क्या है, जब भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, जब आप लॉ के लैंग्वेज में आप जब एग्रीड पार्टी बने हो तो यू कैन चैलेंज इट, उसको बोलते हैं अपील। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपील इज नॉट ए नेचुरल राइट, ईच एंड एवरी ऑर्डर ऑफ एओ कैन नॉट बी अपील्ड, मतलब आप हर एक ऑर्डर को अपील नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान में रखना कि इन ऑर्डर को आप अपील नहीं कर सकते, इसको रट के रखना है। ये छोड़ के आप कोई भी ऑर्डर है तो उसको अपील कर सकते हैं। दिस इज द हायरार्की ऑफ अपील। पहला अपील कंपलसरी एसएससी फाइल करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद के अगेंस्ट तो एग्रीड नहीं बनेगा, करेक्ट ना। तो वो एसेसिंग ऑफिसर को चैलेंज करके जाएगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। फिर इनका डिसीजन आने के बाद, करेक्ट ना, कमिश्नर ऑफ अपील का डिसीजन उनको चैलेंज करने के लिए अपन जाएंगे ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे दोनों लोग चैलेंज कर सकते हैं, मतलब ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एसएससी प्लस डिपार्टमेंट दोनों जा सकता है। क्योंकि ये जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील है, इसका ऑर्डर अगर अपने फेवर में आता है तो डिपार्टमेंट एग्रीड पार्टी बनेगा, डिपार्टमेंट के फेवर में आता है तो अपन जा सकते हैं। सो सेकंड अपील ऑनवर्ड्स एनीवन कैन गो, फर्स्ट अपील मस्ट बी फाइल्ड बाय एसएससी। चलो फटाफट पढ़ते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। हु कैन फाइल? ओनली एसएससी। नाउ टाइम लिमिट टू फाइल अपील, इट शैल फाइल विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड रिलेटिंग टू असेसमेंट और पेनल्टी, इफ अपील रिलेटेड टू असेसमेंट और पेनल्टी। सो आपको नोटिस ऑफ डिमांड मिलने के बाद अगर आपको या तो 30 days का समय क्यों है, या तो 30 days में आप पेमेंट दो, नहीं तो आप गवर्नमेंट को चैलेंज करो। ना आपको फॉर्म नंबर 35 भरना है, इसके साथ ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। अपील इन डुप्लीकेट, मेमोरेंडम ऑफ अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड नोटिस ऑफ डिमांड इन ओरिजिनल। डिमांड नोटिस का ओरिजिनल कॉपी गवर्नमेंट को देना है, ठीक है।
कितना फीस होगा? अगर आपका एसेस्ट इनकम 1 लाख या उससे कम है तो 250, 1 लाख से ज़्यादा है बट 2 लाख से कम है तो 500, मोर देन 2 लाख है तो 1000, एंड एनी अदर केस 250. सो अप टू 1 लाख 250, 1 लाख से 2 लाख 500, 2 लाख के ऊपर है तो 1000, एंड अदर देन इनकम कोई और केस है, पेनल्टी का केस है या कोई और केस है, असेसमेंट का केस है तो 250 रुपया. ठीक है. नाउ प्रोसीजर फॉर द हियरिंग ऑफ द अपील. पहला पॉइंट, द फॉलोइंग पर्सन शैल हैव राइट ऑफ बीइंग हर्ड एट द हियरिंग ऑफ द अपील, द एपेलेट आइदर इन पर्सन और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव. मतलब अगर आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं है तो आप आपके रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो. असेसिंग ऑफिसर आइदर इन पर्सन और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, तो असेसिंग ऑफिसर को भी आप भेज सकते हो. देन पॉइंट नंबर बी, the order of appellate authority disposing of the appeal shall be in writing and state the point for the determination of decision thereon and the reason for the decision. मतलब इनका जो डिसीजन आएगा वो इन राइटिंग होना चाहिए, उन्होंने कौन से बेस पे डिसीजन दिया वो लिख के देना चाहिए. नाउ ये जो ऑर्डर पास किया है बाय कमिश्नर अपील, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू एसएससी एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. नाउ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स क्यों? ताकि वो अगर चाहे तो आगे जाके अपील कर सकता है. तो ये दोनों में से आगे कोई भी जा सकता है. अगर ऑर्डर एसएससी के फेवर में है तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जा सकता है, या डिपार्टमेंट के फेवर में तो एसएससी जा सकता है. टू डिपेंड्स. अगर दोनों में से किसी को लगता है कि हम एग्रीड पार्टी है, ये गलत ऑर्डर पास किया कमिश्नर अपील ने, तो ही आगे जाने, तो जाने की जरूरत नहीं है. ना अथॉरिटी को कितना समय मिलेगा डिस्पोज ऑफ करने के लिए? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील वॉज फाइल्ड. तो जिस दिन अपील फाइल किया वहाँ से 1 साल नहीं, वो साल खत्म होने के बाद 1 साल तक आपको उसका समय मिलेगा. पावर ऑफ कमिश्नर अपील अंडर सेक्शन 251. इन एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ही मे कन्फर्म, रिड्यूस, एनहांस और एनल द असेसमेंट. मतलब जब आपका केस अपील में जाएगा वो कंफर्म कर सकता है, मतलब वो बोलेगा कि आपने जिसको चैलेंज किया है असेसिंग ऑफिसर को वो बराबर है, तुमको इतना पैसा भरना पड़ेगा. रिड्यूस कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है. एनल द असेसमेंट मतलब वो बोलेगा असेसमेंट गलत हुआ है, वापस से फ्रेश असेसमेंट करके लाओ. तो ये चारों चीज़ें पॉसिबल है वहाँ पे. इन अपील अगेंस्ट ऑर्डर इम्पोजिंग अ पेनल्टी, मतलब पेनल्टी के लिए अपन ने अपील किया है. ही में कन्फर्म, कैंसल, हाँ वो कम नहीं कर सकता. सच ऑर्डर और एज आइदर एनाउंस और रिड्यूस द पेनल्टी, मतलब वो एनल कैंसिल नहीं, क्या क्या कर सकता है, कन्फर्म कर सकता है, कैंसिल कर सकता है सच ऑर्डर, और वेरी टू सो आइदर टू एनाउंस और रिड्यूस द पेनल्टी. तो इसमें भी अधिकार दिए हैं. मतलब पहला वाला है ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, दूसरा वाला है पेनल्टी. तो पेनल्टी तो अगर असेसमेंट ऑर्डर है तो 4 अधिकार है, कन्फर्म, रिड्यूस, एनहांस, एनल. एंड अगर पेनल्टी के रेटेड है तो कन्फर्म, कैंसल, रिड्यूस, ये भी अधिकार है. सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है. इन एनी अदर केस ही में 5 सच ऑर्डर एज डिड इम्फिट. मतलब ये दोनों छोड़ के, मतलब असेसमेंट एंड पेनल्टी छोड़ के और कोई मैटर में अगर केस है तो वो उसकी सबसे सही डिसीजन देंगे. नाउ सेकंड अपील अपन जाएंगे कहाँ पे? ट्राइब्यूनल के पास. हु कैन फाइल, मैंने आपको अभी कहा था कि सेकंड अपील ऑनवर्ड्स एसएससी प्लस डिपार्टमेंट दोनों जा सकते हैं. द टाइम लिमिट टू फाइल एप्लीकेशन, द अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी फाइल विद इन 60 डेज. तो कमिश्नर अपील का ऑर्डर आने के बाद 60 दिन में आपको अपील करना है. नाउ अभी जैसे ट्राइब्यूनल को आप अपील करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्रीड पार्टी हूँ, मैं जाता हूँ ट्राइब्यूनल के पास 60 डेज में, तो जो अदर पार्टी है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उनको क्या कहना है ये उनको सबमिट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन. वो 30 डेज में है. मतलब ट्राइब्यूनल में जाने के लिए जो एग्रीड पार्टी है उसके लिए 60 दिन है, एंड जो अदर पार्टी है उनको भी रिप्लाई देना पड़ेगा फिर, तो उनके लिए 30 डेज का समय है. 2 फॉर्म नंबर है, एप्लीकेशन के लिए 36 एंड क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए 36A. नाउ सेकंड अपील के लिए कितना फीस देना है? 1 लाख या उससे कम है तो 500, 1 लाख से 2 लाख है तो 1000, 2 लाख से ज़्यादा है तो 1% ऑफ एसेस्ड इनकम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000. 2 लाख से ज़्यादा है तो 1% ऑफ एसेस्ड इनकम और 10,000, विच एवर इज, मतलब मैक्स 10,000. एंड अगर अदर देन इनकम कोई दूसरा मैटर तो 500 रुपया. अभी ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कौन से केस में फीस नहीं देना है? अगर अपील डिपार्टमेंट जाता है, अगर ट्राइब्यूनल के पास कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जाता है तो दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको फीस नहीं है. एंड जब क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, फिर मैं फाइल करूँ या अदर पार्टी फाइल करे, दोनों में से कोई भी करे,
क्रॉस ऑब्जेक्शन दोनों में से कोई भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन में किसी को पैसा नहीं देना है। नाउ टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील अंडर सेक्शन 254। इन एवरी अपील एन appellate ट्राइब्यूनल वेर इट इज पॉसिबल मे हियर एंड डिसाइड एवरी सच अपील विद इन पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऊपर 1 साल था, यहाँ पे 4 साल है। तो जिस समय आप जाएंगे ट्राइब्यूनल के पास, मतलब आप या डिपार्टमेंट कोई भी, वो साल खत्म होने के बाद वो अगले 4 साल में डिसीजन देंगे एंड बाद में चाहे तो उसका रेक्टिफिकेशन भी अगले 4 साल में होगा। अगर आपको रेक्टिफिकेशन कराना है तो 50 रुपये का फीस देना पड़ेगा, बाकी सेम ही है। ट्राइब्यूनल का ऑर्डर 2 लोगों को जाएगा, अगेन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जाएगा और एससीसी को जाएगा, ताकि आप उसको चैलेंज करना चाहते हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। नाउ अभी अपील टू हाई कोर्ट। नाउ ये ध्यान से सुनना, ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है वो एक ही डिसीजन हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, वो है क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर ट्राइब्यूनल का डिसीजन इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो दैट थिंग कैन नॉट बी चैलेंज। सो विच थिंग कैन गो टू हाई कोर्ट? if it is a question of law, if it is a question of law it can be challenged, and if it is a question of fact you cannot go to tribunal। जाने का समय 120 दिन है, कितना है? हाँ, बाकी जो उसका प्रोसीजर है, फॉर्म नंबर, पैसा कितना लेगा, वो मैंने अपने को है नहीं, बिकॉज इट इज़ एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे, कितने दिन में जाना है और कौन से केस में जा सकते हैं। सेम फॉर सुप्रीम कोर्ट, जाने का समय यहाँ पे 90 दिन है खाली, एंड सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि दिस केस इज फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, देन ओनली यू कैन अप्रोच। चलो, नो नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन अंडर सेक्शन 263 264। नो रिवीजन होता है क्या, पहले समझ लो। जैसे डिपार्टमेंट ने मेरा असेसमेंट किया, अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो फिर मैं जाऊंगा कमिश्नर अपील के पास पहला, फिर ट्राइब्यूनल, फिर हाई कोर्ट एंड फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मेरे साथ गलत नहीं हुआ है तो मैं अपील में नहीं जाऊंगा। लेकिन कभी सपोज ऐसा हो गया कि डिपार्टमेंट ने गलत असेसमेंट किया और मेरा फायदा करके दिया, तो जैसे मेरा 7,000 का रिफंड मेरे को 70,000 दे दिया एग्जाम्पल, तो ऐसे थोड़ी बोलेगा जाके कि मेरे को एक्स्ट्रा रिफंड मिला है, वो तो पैसे लेके चुप बैठ जाए घर पे। तो कभी कभी डिपार्टमेंट का असेसमेंट भी गलत हो सकता है। इन दैट केस एससीसी मे नॉट चैलेंज बिकॉज इट इज बेनिफिशियल टू हिम। तो उस समय डिपार्टमेंट खुद आपने लोगों का ऑर्डर रिवाइज करता है, इसको बोलते हैं रिवीजन। जैसे क्लास आपने लगाया तो रिवीजन आपको करना है, मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ बट रिवीजन आपको करना है, तो रिवीजन इज डन बाय डिपार्टमेंट इटसेल्फ। ये कौन से केस में होगा, मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि एसएससी तो चुपचाप बैठेगा, उसका तो फायदा हुआ है ना, वो क्यों आएगा अपील में। बट कभी कभी अगर असेसिंग ऑफिसर ने गलत ऑर्डर पास किया है जिससे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू कम हुआ है, तो उसका रिवीजन खुद डिपार्टमेंट करता है। When revision can be done, any order passed by assessing officer is erroneous so far that is prejudicial to the interest of the revenue, interest of the revenue। तो इन 2 केसेस में क्या होगा, वो ये होगा। देन अभी erroneous का मतलब क्या मैंने यहाँ पे दिया है, पहला the order is passed without making inquiry or verification। हाँ, what is erroneous means जो आपका असेसमेंट हुआ है उसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुआ है, डायरेक्टली ऑर्डर पास कर दिया है। रिलीफ दिया है बट रिलीफ देने के लिए जो इंक्वायरी करना पड़ता है एसएससी का वो नहीं किया है। देन कुछ बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस थे कि इस पर्टिकुलर केस में असेसमेंट कैसे होना चाहिए, तो सीबीडीटी के आपने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए हैं। एंड देन ये जो केस है जिसका असेसमेंट हो रहा है उसके ऊपर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, वो अपने मद्देनजर नहीं रखते समय अलग ही ऑर्डर पास किया है। तो अगर आपने ये 4 गलतियाँ की है तो उसको बोला जाएगा एररनेस, एंड उसी केस में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन रिवाइज ऑर्डर, मतलब उसके पावर रिस्ट्रिक्टेड है, हर एक केस में वो रिवाइज नहीं कर सकता। ये 4 गलतियां अगर हुई है असेसिंग ऑफिसर से तो डेफिनेटली कैन रिवाइज द ऑर्डर, ठीक है। हाँ, अभी जब भी रिवीजन होगा एंड अगर मेरा नुकसान हो रहा है एसएससी तो मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा लायबिलिटी बढ़ने वाला है या रिफंड कम होने वाला है, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो ये जो रिवीजन करने का समय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कितना है, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन द ईयर इन विच ऑर्डर वाज पास्ड। मतलब असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है वहाँ से 2 साल नहीं, वो साल खत्म होने के बाद अगले 2 साल तक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन रिवाइज ऑर्डर। अच्छा, अभी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिवाइज करने वाला है तो उसके लिए जो भी सबऑर्डिनेट है वो सब असेसिंग ऑफिसर बन जाते हैं, करेक्ट ना। वो कौन बन जाते हैं, असेसिंग ऑफिसर बन जाते हैं, है ना। तो वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लिए जो सबऑर्डिनेट है वो किसी का भी ऑर्डर रिवाइज कर सकता है अगर उसको लगता है कि उसने 4 गलतियां की है। नाउ
अभी एज ए एसएससी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने मेरा असेसमेंट किया, मेरा लायबिलिटी बढ़ गया, मेरे को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड मिला, बट आई कुडंट जस्टिफाई, तो मेरा लायबिलिटी बढ़ गया, मेरे को लगता है कि मेरा लायबिलिटी नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन इज एज ए एसएससी कैन आई चैलेंज नाउ? यस, आई कैन गो टू ट्राइब्यूनल। यस, करेक्ट ना? तो ट्राइब्यूनल जाने के दो तरीके मेरे पास, एक पहले मैं एग्रीड बना हूँ तो मैं अपील में गया, उनके डिसीजन को चैलेंज करके मैं ट्राइब्यूनल जा सकता हूँ, ये पहला तरीका। दूसरा, मैं अपील में नहीं गया, मैं चुपचाप बैठा हूँ क्योंकि मेरा फायदा हुआ है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने ऑर्डर रिवाइज किया, मेरा लायबिलिटी बढ़ा दिया, तो फिर डायरेक्टली मैं ट्राइब्यूनल जा सकता हूँ। तो दो तरह से मैं ट्राइब्यूनल जा सकता हूँ, ठीक है। ये था 263 का रिवीजन। अच्छा, 263 का रिवीजन मैं नहीं कर सकता, इट मस्ट बी डन बाय डिपार्टमेंट, वेयरएज 264 का रिवीजन मैं खुद भी जाके करा सकता हूँ या डिपार्टमेंट भी कर सकता है। ये फ़र्क है 263 में। 263 मेरे पास में पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट ही करेगा, लेकिन 264 में मैं भी कर सकता हूँ और डिपार्टमेंट भी कर सकता है। देखो, इन केस ऑफ एनी ऑर्डर दैट ऑर्डर टू बी सेक्शन 263 अप्लाई, देखो अदर देन बोला, मतलब अदर देन 263 में 4 ऑर्डर आते हैं जो अपन ने पढ़ा, एररनेस, वो छोड़ के अगर कोई ऑर्डर है तो उसका रिवीजन गवर्नमेंट 264 में करेगा, आइदर ऑन हिज ओन मोशन और एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी। देखो, खुद भी हो सकता है या एसएससी ने अप्लाई किया तो भी होगा, ठीक है ना। हो कितना समय है, अगर आपको जाना है तो 1 ईयर का समय है। 1 ईयर कहाँ से? जिस दिन आपको ऑर्डर मिला है वहाँ से 1 साल, एंड नहीं बोला है। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर इन क्वेश्चन वॉज कम्युनिकेटेड टू हिम, तो 1 साल के अंदर उसको बताना है। मतलब अगर मेरे को जाना है रिवीजन के लिए तो जिस दिन मेरे को ऑर्डर मिला मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, 500 रुपये फीस है, एंड फिर ये दिया मैंने सू मोटो 1 ईयर, एंड सू मोटो के लिए 1 ईयर ही है, बट फ्रॉम द एंड ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर है। एंड मैं अप्लाई करता हूँ तो 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन विच एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो ये ध्यान से सुनना कि अगर डिपार्टमेंट खुद करेगा तो ऑर्डर पास होने के बाद 1 साल, अगर मेरे को रिवाइज करना है तो मैंने एप्लीकेशन देने, देखो इन केस ऑफ एप्लीकेशन बाय एसएससी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, तो डिपार्टमेंट खुद करेगा तो डेट ऑफ ऑर्डर से 1 साल। मैं जाता हूँ रिवीजन के लिए तो मैंने जिस साल ऑर्डर एप्लीकेशन दिया फॉर रिवीजन वो खत्म होने के बाद 1 साल में रिवीजन करेंगे ना। कौन से केसेस में रिवीजन नहीं होगा, ये ऊपर भी कॉमन है 263 में। अगर मेरा केस ऑलरेडी कमिश्नर अपील के पास चल रहा है या ट्राइबल में मेरा केस ऑलरेडी खड़ा है तो फिर मैं रिवीजन में नहीं आ सकता, ना 263 में ना 264। एट ए टाइम यू कैन नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ 2 अथॉरिटीज, सो आइदर यू क्राई इन फ्रंट ऑफ दिस और दैट, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर आपका केस ऑलरेडी अपील में स्टैंड हुआ है, अगर ट्राइबल में ऑलरेडी है तो फिर ना 263 में वो रिवाइज करेगा ना 264 में रिवाइज करेगा। अच्छा, इसको मैं चैलेंज नहीं कर सकता, बट आई कैन फाइल रिट पिटिशन, क्योंकि मैं खुद रिवीजन करने इनके पास गया हूँ। तो जो 263 का रिवीजन है उसको चैलेंज करके मैं ट्राइबल में जा सकता हूँ, बट ये वाला जो रिवीजन है उसको मैं चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद उनके पास गया हूँ। आई कैन फाइल रिट पिटिशन। तो यहाँ पे मैं आऊँगा कब? सी कमिश्नर अपील के पास जाने का समय 30 डेज है, ट्राइबल में जाने का समय है 60 डेज है। अगर आप 30 डेज में वहाँ पे अप्लाई करना भूल गए या ड्यू टू सम रीजन आप अप्लाई नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट ने आपको और एक मौका दिया है। सो इफ समहाउ अपील कुडंट बी फाइल ड्यू टू सम रीजन देन दिस इज वन मोर ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे समय आपके पास 1 साल है। तो अब मतलब आपके 2 तरीके गवर्नमेंट से झगड़ा करने के लिए। आपको ऑर्डर होने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं एग्रीड पार्टी हूँ, अपील में जाओ 30 डेज में, वो 30 डेज में नहीं जा पाए, यू कैन गो टू रिवीजन फॉर 264, लेकिन वहाँ पे आप आगे चैलेंज नहीं कर सकते। यू कैन फाइल रिट पिटिशन, यू हैव टू गिव अप राइट फॉर फर्दर अपील। बट अगर आप 1 महीने में जाते हैं कमिश्नर अपील के पास तो आगे ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये लंबा रास्ता है, यहाँ पे दी एंड है, ठीक है। ये पेनल्टीज आपको एक बार पढ़ के रखना है, दैट्स इट। ये एकदम सिंपल है। और इसके आगे के जो 2 चैप्टर्स है ये आगे का भी आपको ही पढ़ना है, इट्स वेरी इजी। रिवीजन वगैरह है, कलेक्शन, रिफंड, या पढ़ के रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। रिफंड का चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये 17 चैप्टर एंड 18 चैप्टर में आपके हवाले करता हूँ। एंड आई होप अपन ने जो रिवीजन में लगभग मैंने 15-16 चैप्टर कवर किए हैं, लगभग 11 से 15 घंटे के आसपास रहेंगे वीडियो। मैंने पता नहीं कितना बढ़ रहेगा, तो आप इसको अच्छे से देख लो। आपके जो भी डाउट्स है उसमें आप कमेंट में लिखो, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। एंड ऑल द बेस्ट। एंड आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली बताओ। तो ये रिवीजन मोड में किया है, तो मैंने कोशिश की कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो इट्स ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि
मैं चाहता हूँ आपको बहुत डिटेल में पढ़ा, बट अगर मैंने 40 घंटे का कर दिया तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि रिवीजन मतलब वो 30 घंटे में होना ही चाहिए DT GST मिला के। तो इसके बाद GST की वीडियोस भी आपको देखना है, और अगर पसंद आता है तो ये चैनल कंफर्म सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।